जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म इन सब चीज़ों को कंप्लीट किया था। आज हम लोग लिविंग ऑर्गेन्स के एक स्पेशल कैरेक्टर की बात करेंगे जो है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होता, बस छोटी सी चीज होती है। कॉन्शियसनेस का हिंदी में अगर मतलब आपको बता दिया जाए तो आप जान जाएंगे क्या होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। चेतना मतलब जगे रहो। चेतना अगर साइंटिफिक बात करें, अगर नॉर्मल से भी अगर बात करें हम भी, कॉन्शियसनेस क्या होती है, तो कॉन्शियसनेस होती है कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हमें पता चलना, और पता चलने के बाद हम उनके प्रति रिस्पांस दें। मतलब कि अगर मान लो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो तो उस टेम्परेचर का हमें पता चले, उसके प्रति हम रिस्पांस करें। कोई कोल्ड है, जीरो टेम्परेचर, मान लो आइस क्यूब हमें टच कराई जाए तो उसका हमें अनुभव हो और हम उसके प्रति रिस्पांस करें, या फिर हमें कोई पिंच हो जाए किसी भी प्रकार का। तो कॉन्शियसनेस का सामान्य मतलब है कि हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले सारे चेंजेस जिनका हमें अनुभव हो, सेंस कर सके उन्हें हम, और उनके प्रति हम रिस्पांस कर सके, वही कहलाता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है रिस्पांस टू स्टिमुलस। तो कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या होती है? एबिलिटी होती है किसी ऑर्गेनिज्म की जिससे वो अपने सराउंडिंग्स के, एनवायरनमेंट्स के जो स्टिमुलस हैं उनको सेंस करता है, और उन सेंस के बाद उसके प्रति रिस्पांस दर्शाता है। और वो जो स्टिमुलस हैं वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, या बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस कहते हैं चेतना। साठवां में कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि रिस्पांस टू स्टिमुलस। रिस्पांस टू स्टिमुलस। ये होता है कॉन्शियसनेस का सामान्य। या फिर कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म consciousness is the ability of an organism to sense its surrounding या फिर एनवायरनमेंट कह सकते हैं, और एनवायरनमेंट टू सेंस इट्स सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड respond to these environmental stimulus, which could be physical, वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। तो ये बात हुई। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना या एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पांस करना, वही कहलाता है कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं रिस्पांस टू स्टिमुलस। या फिर कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलस। और ये स्टिमुलस जो होते हैं वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस की सामान्य बात ये हो गई।
तो कॉन्शियसनेस का जो नॉर्मल मीनिंग है ये यही है। और कॉन्शियसनेस के बारे में एक बात बोली जाती है कि कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। इट इज द मोस्ट ऑब्वियस and technically complicated it is the most obvious and technically complicated feature of all living organisms। इसका मतलब है, समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि ये जो कॉन्शियसनेस है इसका मतलब तो हम समझ गए कि ये क्या होता है, लेकिन कॉन्शियसनेस के बाद की में एक बात करी जाती है कि ये मोस्ट ऑब्वियस होता है। क्या होता है? मोस्ट ऑब्वियस होता है और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। क्या होता है? स्पष्ट। कौन सा कलर है ये पता नहीं, ब्लैक है। चलिए ब्लू वाला खत्म हो गया, ब्लैक से पढ़ाते हैं। तो कहते हैं मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टर होता है। मोस्ट ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब हिंदी में अगर आपको बता दिया जाए तो आप समझ जाएंगे, स्पष्ट रूप से। और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड मतलब ही बहुत कठिन। तो मोस्ट ऑब्वियस का मतलब है कि अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टर पढ़े, ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, ये हमें भले ही ना पता चल पाए। क्या है कि मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर हो रही, हमें क्या पता चलेगा? रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में हमें क्या पता चलेगा? वो तो लास्ट में रिजल्ट देखने को मिलता है जब बेबी को जन्म देते हैं। तो मोस्ट ऑब्वियस है, स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कॉन्शियसनेस। इसको ऐसे समझे जैसे कि हमें किसी ने कोई स्टिमुलस दिया, मान लो हमें पिंच खोया, पिंच बोले। आपको एक बात याद होगी, प्रत्यावर्ती क्रिया आपको याद होगी, और इसी संबंधित वर्ड है प्रत्यावर्ती चाप, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती क्रिया। और ये जिस रास्ते से होकर गुजरती है उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती चाप। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती चाप, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये हो गए प्रत्यावर्ती क्रिया में हम क्या करते हैं? मान लो हमारा कोई बॉडी का पार्ट होता है, ये मान लो हमारा पैर है, ये किसी पर्सन का पैर है, ये आराम से बैठा हुआ था। इसका दूसरा पैर है, ये आराम से बैठा हुआ है। हमने क्या काम किया? इसके घुटने पे हथौड़ा मारा। क्या मारा? हथौड़ा। तो ये क्या करेगा? जब इसको चोट पहुंचेगी तो ये क्या काम करेगा? तुरंत ही अपने पैर को हटाने की कोशिश करेगा। तो जब इसको हमने स्टिमुलस दिया, इसने उसके प्रति रिस्पांस दर्शाया, पैर हटाया, क्या क्या रिस्पांस दर्शाया, और यही रिस्पांस हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से देखने को मिला। यही हुआ मोस्ट ऑब्वियस। और कॉम्प्लिकेटेड किस तरह से हुआ? जब हमने इसको हथौड़े से मारा, यहाँ पे क्या हुआ? स्टिमुलस दिया, इस यहाँ का स्टिमुलस हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। फिर ब्रेन हमारा इसके बाद क्या करेगा? डिसीजन लेगा कि क्या करना है, पैर रखे रहना है या हटाना है। तो फिर वहां से वो डिसीजन के बाद फिर मैसेज भेजेगा इस पार्ट को कि पैर को हटा लो। तो इतनी प्रक्रिया होने में काफी टाइम लगा। और देखिए काफी कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से हुई कि पहले स्टिमुलस मिला, उसके बाद मैसेज गया, ब्रेन ने डिसीजन लिया, फिर उसने मैसेज ट्रांसफर किया कि पैर को हटाओ। तो ये बात हो गई कॉम्प्लिकेटेड की। और मोस्ट ऑब्वियस जो हमें देखने को मिला स्पष्ट रूप से, तो ये हो गई मोस्ट ऑब्वियस की बात। तो क्या हुआ? कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ऑल लिविंग ऑर्गेन्स का मतलब होता है फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स में ये देखने को मिलेगा। हमने पहले बताया था कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस जो होती है वो होती है डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डिफाइनिंग फीचर है मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो ये प्रोकैरियोट्स से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक देखने को मिलेगी। कहां तक? प्रोकैरियोट्स से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक देखने को मिलता है कॉन्शियसनेस, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर का कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो ये प्रोकैरियोट्स से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटे से छोटे होंगे, उनमें ये देखने को मिलेगा। उनमें ये जरूरी नहीं कि उनमें सेंस ऑर्गन्स हों, सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे उसके बावजूद भी वो कॉन्शियस होंगे अपने एनवायरनमेंट के प्रति। आप अमीबा को देख लिया, अमीबा जब ऐसे चल रहा होता है, ये अमीबा की बॉडी है, जब रास्ते में कोई भी पार्टिकल आ जाता है तो उसको जब ये टच करता है तो इसको इसके प्रति वो रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स करता है। मान लीजिए इसका ये फूड पार्टिकल है तो ये क्या काम करता है, ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर ये इसको अंदर कर लेता है और फिर ये कांटेक्ट वाली जो मेम्ब्रेन है गल के अंदर ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स दर्शाया। अब रिस्पॉन्स का मतलब ये नहीं है कि हम उससे दूर ही भागे, हमारे काम की चीज थी, इसके लिए फूड पार्टिकल था, इसने अंदर कर लिया। ये क्या था, ये क्या था, एबायोटिक फैक्टर था। एबायोटिक फैक्टर का मतलब नॉन लिविंग जो भी होंगे एबायोटिक फैक्टर होगा। तो ये अमीबा में भी देखने को मिला। मतलब सेंस ऑर्गन किसी में हो या ना हो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्शियसनेस के लिए। कॉन्शियसनेस प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक में देखने को मिलता है। और इसके बाद बात आती है इनके एग्जांपल्स को देखें। कहते हैं कि जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स होते हैं, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति क्या करते हैं, स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस करते हैं। वो स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में अगर समझें। मान लीजिए ये फोटो पीरियड है, क्या है, फोटो पीरियड, प्रकाश काल। इसका फोटो पीरियड का मतलब होता है कि कितनी देर तक हमें प्रकाश मिला, 2 घंटे मिला, 4 घंटे मिला, मतलब कितनी देर तक प्रकाश मिला, इसके प्रति रिस्पांस जो ऑर्गेनिज्म दर्शाते हैं। इस फोटो पीरियड, यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं कि फोटो पीरियड जो होता है सीजनल ब्रीडर्स में रिप्रोडक्शन पे अफेक्ट डालता है। किस पे अफेक्ट डालता है, रिप्रोडक्शन पे। और किसका रिप्रोडक्शन, सीजनल ब्रीडर्स का। सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, क्या करता है, अफेक्ट करता है। फोटो पीरियड अफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन ऑफ सीजनल ब्रीडर्स। और ये जो सीजनल ब्रीडर्स होंगे वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स दोनों हो सकते हैं। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या होगा, सीजनल ब्रीडर्स का मतलब होता है कि कोई भी, अगर कोई ऐसा जीव होते हैं सीजनल ब्रीडर्स में कि वो एक निश्चित टाइम पर ही बच्चों को जन्म देते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि जैसे कुत्ते होते हैं उनका सीजनल ब्रीडर्स अलग होता है, उनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो अलग होता है। जैसे कि एक निश्चित समय पे देखेंगे कुत्ते के बहुत ढेर सारे बच्चे आपको टहलते हुए दिखेंगे, उसके बाद नहीं देखने को मिलते। तो ये होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, मतलब एक निश्चित टाइम पीरियड में ही ये रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल होते हैं, उसके बाद वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। लेकिन फिर से जब उनका मंथ आता है तो फिर से वो रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल होते हैं, वो सीजनल ब्रीडर्स कहलाते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पूरे 12 महीने कंटिन्यूअस रिप्रोडक्टिवली फंक्शनल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। उन्हें हम कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। इसलिए अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है
केवल आप सीजनल ब्रीडर्स पे ध्यान दें, सीजनल ब्रीडर्स पे फोटो पीरियड का इफेक्ट पड़ता है। ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स हुआ रिप्रोडक्शन पे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलता है। सीजनल ब्रीडर का एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बैट होता है, ऑटर, लामा, ऐसे कुत्ते भी होते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं सीजनल ब्रीडर्स। तो फोटो पीरियड के प्रति रिस्पांस को दर्शाया। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, केमिकल्स अगर उनके ऊपर डाला जाए तो उस केमिकल को अपने अंदर एंटर करने के प्रति भी वो विरोध दर्शाते हैं, केमिकल्स के प्रति भी, केमिकल्स को अपने अंदर इंटर करने के प्रति भी वो विरोध दर्शाते हैं। तो ये भी हो गया कॉन्शियसनेस ही हो गया। और तीसरा एक और एग्जांपल है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर में आप देख सकते हैं जैसे कि लाइट ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, या फिर टेम्परेचर को भी ले सकते हैं आप। इसके प्रति ये रिस्पॉन्स करते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं, या फिर ये अदर ऑर्गेनिजम्स के प्रति भी रिस्पॉन्स करते हैं। कोई अदर ऑर्गेनिजम्स आ जाए उसके प्रति भी रिस्पॉन्स करते हैं, या फिर इसके बाद ये पॉल्यूटेंट्स के प्रति भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हो गई कॉन्शियसनेस के एग्जांपल्स की प्रोकैरियोट्स से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जो होते हैं फोटो पीरियड के प्रति भी रिस्पॉन्स दर्शाते हैं, केमिकल को अपने अंदर इंटर करने के प्रति भी रिस्पॉन्स को दर्शाते हैं, प्लांट्स एबायोटिक फैक्टर, अदर ऑर्गेनिजम्स या पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर के प्रति भी ये रिस्पॉन्स दर्शाते हैं, कॉन्शियस होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, एक टर्म होता है कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट में होने वाले, अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स को दर्शाना, और सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने एनवायरनमेंट में होने वाले, अपने एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस तथा अपने अंदर होने वाले चेंजेस के प्रति भी रिस्पांस को दर्शाना। मतलब एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पांस तो दर्शाना ही दर्शाना, उसके साथ साथ अपने अंदर चेंजेस होने वाले रिस्पांस को भी दर्शाना सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलती है, अर्थात ये केवल एक ही में देखने मिल रही है, ह्यूमन बीइंग्स में कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक। तो क्या हुआ, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द नॉट द डिफाइनिंग फीचर। मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये केवल ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है, ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो एनवायरनमेंट के प्रति तो दर्शाए ही रिस्पॉन्स को, उसके साथ साथ अवेयर ऑफ इटसेल्फ भी या अवेयर ऑफ हिमसेल्फ भी होना चाहिए। मतलब वो अपने बारे में भी जाने, एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने बारे में भी जाने, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाती है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, not the defining feature of living। लेकिन कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, इस बात का ख्याल रखें, डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ये केवल ह्यूमन बीइंग्स में ही देखने को मिलता है, बाकी किसी ऑर्गेनिजम्स में देखने को नहीं मिलता। और कहते हैं कि ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है केवल ह्यूमन बीइंग्स में देखने को मिलती है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और कहते हैं कि ये कि कोमा में जो व्यक्ति होता है, किसमें, कोमा में, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, कोमा में चले जाने का मतलब होता है कि वो
अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हाँ, क्या पता वो सुन रहा हो लेकिन उसके प्रति हमें रिस्पॉन्स नहीं दर्शा रहा। उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हों लेकिन उसके हमें वो पता नहीं चल पा रही। लेकिन देखिए, जैसे कहते हैं कि जो कोमा में व्यक्ति है जिसे हमने मशीन्स के द्वारा सपोर्ट किया गया, किससे किया? मशीन्स के द्वारा सपोर्टेड है, वो सपोर्टेड है, तो क्या ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? पूछा जाता है कि जो व्यक्ति कोमा में है वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग। तो आप इसको कैसे बता पाएंगे? अगर हम इसे कॉन्शियसनेस के रिस्पेक्ट में चेक करें तो कोमा में गया व्यक्ति किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट में होने वाले स्टिमुलस या चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स नहीं दर्शाता। तो वो कोमा में गया व्यक्ति अगर कॉन्शियसनेस के रेफरेंस फ्रेम से देखें तो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। लेकिन वो लिविंग इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, वो ग्रोथ कर रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो वो लिविंग होगा। क्या होगा? लिविंग। कोमा में गया व्यक्ति कॉन्शियसनेस के प्रति जब नॉन लिविंग बताया गया तो मतलब कहने का वो किस कंडीशन में होगा? ब्रेन डेड कंडीशन में। उसका जो ब्रेन होगा वो डेड होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो कभी वापस नहीं आएगा। कॉन्शियसनेस उसमें ऐसा नहीं कभी वापस नहीं आएगी। कॉन्शियसनेस उसमें वापस आ सकती है, शायद महीने 2 महीने में आ जाए, 2-4 दिन में आ जाए, या उसे 10 साल तक भी लग सकते हैं कॉन्शियसनेस वापस पाने में। तो अगर कॉन्शियसनेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कोमा में गया व्यक्ति नॉन लिविंग है, लेकिन वो अगर ऐसे कॉन्शियसनेस को ना कंसीडर किया जाए तो क्या होगा? लिविंग होगा। उसका ब्रेन उस समय क्या होता है? डेड कंडीशन में होता है, जिसे हम ब्रेन डेड कंडीशन कहते हैं। तो ये हो गई कॉन्शियसनेस की बात, जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स या टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर और मोस्ट ऑब्वियस फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। डिफाइनिंग फीचर तो है ही है। प्रोकैरियोट्स से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक देखने को मिलता है। ये जितने भी हैं सब एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्स को दर्शाते हैं, और उसके साथ ही फोटो पीरियड्स का सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्शन पे असर पड़ता है, और ये केमिकल्स को अपने अंदर इंटर होने के प्रति भी रिस्पॉन्स को दर्शाते हैं। वाटर या कह लो वाटर हो गया, प्लांट्स जो होते हैं इसके प्रति रिस्पॉन्स दर्शाते हैं, लाइट के प्रति, टेम्परेचर के प्रति, या किसी अदर ऑर्गेनिजम्स या पॉल्यूटेंट्स के प्रति भी रिस्पॉन्स को दर्शाते हैं। लेकिन उसके बाद जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात है, किसकी बात है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात है वो कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म का अगर कोई ऑर्गन कोई फंक्शन दिखा रहा है, कोई कैरेक्टर उसमें देखने को मिल रहा है, वो होता है अंडरलाइंग इंटरेक्शंस के द्वारा। ये अंडरलाइंग इंटरेक्शंस का क्या मतलब है? देखें, कहते हैं कि अगर कोई ऑर्गन है, मान लिया ये हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है। क्या लीवर? क्या ये लीवर है? कोई ऑर्गन है? ये क्या काम करता है? ये आपको भी आपके चैप्टर में बताया जाएगा। मतलब कि ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। जब ये कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका मतलब इसके पहले देखें कि ये किसी न किसी टिश्यू से मिलकर बना होगा, टिश्यू से, और ये टिश्यू का निर्माण आपको पता है ढेर सारी सेल्स के द्वारा होता है। ये लीवर क्या काम करेगा ये टिश्यू और ये सेल्स नहीं डिसाइड करती। मतलब अगर ये स्टोर करने का, फूड स्टोर करने का काम करता है, ग्लूकोज का स्टोरेज होता है इसमें, तो ये टिश्यू के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती कि ये लीवर को ये काम कराए। होता क्या है, ये टिश्यूज जब इकट्ठा होकर, ढेर सारे टिश्यूज हैं, जब ये इकट्ठा होकर इस बॉडी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, इकट्ठा होंगे, मतलब अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, इनके बीच में कुछ ना कुछ लगाव देखने को मिलेगा, और इन्हीं लगाव के कारण जब ये किसी ऑर्गन का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिससे वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है। यही कहलाता है अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस का मतलब होता है
जुड़ाव या लगाव। तो ये सेल्स जो है, ये टिश्यूज जो है, ये स्पेशल कैरेक्टर लेके नहीं आती कि हम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करके उन्हें स्टोर करेंगे, लेकिन जब ये इकट्ठा होकर के लीवर का फॉर्मेशन करें या किसी अन्य ऑर्गन का फॉर्मेशन करें, तो जब ये उस ऑर्गन को बनाती हैं तो उस ऑर्गन को बनाने में जो इनके इंटरेक्शंस में चेंजेस होंगे, जिस प्रकार का इंटरेक्शन होगा, वही डिसाइड करेगा कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि कोई टिश्यू ही बना या कोई सेल्स ही है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो यूनिसेलुलर है, एक सेल ही है जो उनके अंदर पूरे फंक्शन को परफॉर्म करती है। ये एक सेल है कोई जो पूरे फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसको बनाने में बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल मिले होंगे। इन मॉलिक्यूल्स ने पार्टिसिपेट किया और इस सेल्स का निर्माण किया। क्या क्या? इन सेल्स का निर्माण किया। ये एक सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो एक सिंगल सेल का ही होता है। तो ये सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, ये इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होकर एक सेल्स का निर्माण करते हैं, अंडरलाइंग इंटरेक्शन दर्शाकर ये सेल्स का निर्माण करते हैं, तो ये उनके फंक्शंस जो देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं इसी अंडरलाइंग इंटरेक्शंस के द्वारा। तो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस ही हैं जो किसी सेल्स को या टिश्यू को या किसी ऑर्गन को कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मदद करते हैं। ये अंडरलाइंग इंटरेक्शन है जो जिम्मेदार है कि ये सेल्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगी, कौन सा नहीं करेंगी। कोई एक टिश्यू है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा। कोई ऑर्गन है तो वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ये इनके कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बने होते हैं, वो प्रॉपर्टी ले करके नहीं आते, बल्कि जब इकट्ठा होकर उसका निर्माण करते हैं तब उनके अंदर ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है। जिस कारण से डेवलप होती है उसे हम कहते हैं अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। तो यही जिम्मेदार होता है उन फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो अंडरलाइंग इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं। तो इसके लिए एक बात हम लिखते हैं कि ये लोग सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, जिससे ये एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पांस को दर्शाते हैं। रेगुलेट करते हैं अपने आप को, एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ, इवॉल्व भी करते हैं और रिप्लिकेट होकर भी ये दिखाते हैं। तो ये हुआ कॉन्शियसनेस के बारे में लास्ट पॉइंट था, जो कि था सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रिप्लिकेटिव इंटरैक्टिव सिस्टम को दर्शाते हैं। किसे? इंटरैक्टिव सिस्टम्स। बस इतनी सी बात इसमें है, बाकी सब खत्म हो गया इसमें, बाकी अब इसमें कुछ नहीं है। सेल्फ रेगुलेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रिप्लिकेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम होते हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के प्रति रिस्पांस को दर्शाते हैं। बस इतनी सी बात थी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर, स्पीशीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी करेंगे और उन्हें क्लासीफाई करेंगे स्पीशीज को। थैंक यू।